दोस्तों मैं रवि सवारे स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल A2S क्लासेस में। तो आज दोस्तों हम निकालेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालते हैं। किसी परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम निकालेंगे यार, और आप उसको अच्छी तरह से समझेंगे, फिर आप किसी भी परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बहुत ही आसानी तरीके से निकाल लेंगे। तो जैसे कि दोस्तों बात करें परमाणु की, परमाणु तो जो जैसे मान लीजिए दोस्तों ये हमारा परमाणु है। परमाणु के अंदर क्या होता है दोस्तों, एक नाभिक होता है। परमाणु के अंदर क्या होता है दोस्तों, नाभिक। नाभिक के अंदर क्या होता है दोस्तों, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। नाभिक के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तथा जो इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या होता है, नाभिक के बाहर चक्का लगाता है। जो इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या करता है, बाहर नाभिक के बाहर चक्का लगाता है। तो जो नाभिक के बाहर जो इलेक्ट्रॉन चक्का लगाता है वो दोस्तों लगाता है कक्षाओं में। क्या करता है, कक्षाओं में चक्का लगाता है। क्या कहता है दोस्तों, कक्षाओं में चक्का लगाता है। पहले इस कक्षा में चक्का लगाएगा, फिर इसकी जब इस चक्का में जब कक्षा लगाते लगा उसकी ऊर्जा कम हो जाएगी तो वो क्या करता है, फिर दूसरी कक्षा में गिर जाएगा, उस कक्षा में चक्का लगाएगा, फिर उसकी ऊर्जा कम हो जाएगी, फिर कम हो जाएगी, फिर धीरे क्या करता है वो इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाता है और खत्म हो जाता है। क्या इलेक्ट्रॉन चक्का लगाता है। जो दोस्तों पहली कक्षा होती है उसको बोलते हैं हम के, दूसरी कक्षा को बोलते हैं एल, तीसरी कक्षा को एम, चौथी कक्षा को एन और पांचवी कक्षा को बोलते हैं ओ। इस तरह के दोस्तों कितनी कक्षाएं होती हैं, 5। जो कक्षाएं होती हैं दोस्तों कितनी होती है, 5, यानी हम कोष कहते हैं। तो कक्षाएं कितनी हो गई दोस्तों, 5। कौन कौन सी, के, एल, एम, एन, ओ। ये हमारी 5 कक्षाएं हो गई दोस्तों, के, एल, एम, एन, ओ। अब बात करें इन कक्षाओं के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। तो दोस्तों जो हमारी पहली कक्षा होती है, के कक्षा होती है, उसमें होते हैं इलेक्ट्रॉन 2। कक्षाओं के लिए इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने का जो सूत्र होता है उसको वो होता है दोस्तों 2n²। क्या होता है दोस्तों, 2n²। ये एक सूत्र होता है। n जहां पर क्या होता है, n बराबर कक्षा की संख्या। कक्षा की संख्या के मतलब हम कौन सी कक्षा का इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं। जैसे हम पहली कक्षा का इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं दोस्तों, तो n बराबर क्या हो जाएगा, 1। तो हमारा क्या निकल के आएगा, 2 × 1⁻1² तो क्या हो जाएगा, 2। कितना निकल के आएगा, 2। तो k में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं दोस्तों, 2। बात करें वही l की, तो l में होते हैं 8। बात करें m में होते हैं 18, n में होते हैं 32 और O कक्षा में होते हैं 50 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं दोस्तों, 50 इलेक्ट्रॉन। अब जो ये कक्षाएं होती हैं दोस्तों, इनकी भी क्या होती है, एक उपकक्षा होती है जिसको हम बोलते हैं S। के कक्षा की क्या होती है, S। L कक्षा की क्या होती है दोस्तों, P। M कक्षा के D और N की F। ये क्या होती है दोस्तों, इनकी भी क्या होती है, उपकक्षाएं होती हैं। तो जो के कक्षा होती है उसमें क्या होती है उपकक्षा, उसकी क्या होती है, S। उसमें S उपकोष होता है। क्या होता है, F उपकोष। जो L कक्षा होती है वो S और P से मिलकर बनाता है उपकोष। क्या होता है, L जो कक्षा होती है वो S उपकक्षा और प्लस P उपकक्षा से मिलकर अपनी कक्षा बनाता है। जो बना उसके बाद बात करें M की, तो M में क्या आता है, S उपकक्षा दोस्तों प्लस P उपकक्षा प्लस D उपकक्षा आती है। क्या आती है, S कक्षा प्लस उपकक्षा प्लस P उपकक्षा प्लस D उपकक्षा आती है। वहीं बात करेगा N की, तो N में आएगा तुम्हारा S, P प्लस D प्लस F। ये आता है, चारों आती है। चारों मिलकर क्या कहते हैं, अष्टक अपना पूरा करते हैं। इस तरह हम अब बात करें S उपकक्षा की, तो S उपकक्षा में दोस्तों इलेक्ट्रॉन होते हैं 2। F उस उपकक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, 2। तब P उपकक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 6। तब D उपकक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 10। और बात करें F उपकक्षा में तो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 14। अगर आपको याद करना है तो मतलब इनमें 4 जोड़ते जाइए, क्या करते जाइए, +4 करते जाइए, तो आप याद कर लेंगे। S उपकक्षा में इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी होती है, 2। P उपकक्षा में 6, D उपकक्षा में 10 और F कक्षा में 14 इलेक्ट्रॉनों की संख्या उपकक्षा में होती है। और बात करें कक्षाओं की, तो के कक्षा में 2, L में 8, M में 18, N में 32, O में 50 होती है। तो ये होती है, आप बात कर ली हमने कक्षा और उपकक्षा की। अब बात करें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की कि इलेक्ट्रॉनिक निकालते कैसे। तो जैसे कि हम अभी हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे। जैसे हम दोस्तों हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल रहे हैं, हाइड्रोजन परमाणु का हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते कैसे दोस्तों, हम निकालते हैं परमाणु क्रमांक से। हमेशा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किससे निकालते हैं दोस्तों, परमाणु क्रमांक से। तो हाइड्रोजन परमाणु का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो हाइड्रोजन परमाणु का परमाणु क्रमांक कितना होता है दोस्तों, 1। कितना होता है, 1। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो क्या हो जाएगा, 1s2।
इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा 1s2। ये 1 का मतलब होता है दोस्तों कक्षा, मतलब ये किस कक्षा का हो गया, पहली कक्षा। पहली कक्षा हमारी क्या होती है दोस्तों के में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, लेकिन यहाँ पर कितने हैं 1। इसका 1s1, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है 1, मतलब इलेक्ट्रॉन कितने 1s1, मतलब इसकी जो s उपकक्षा है अभी वो अपनी कक्षा पूर्ण नहीं है, क्या है दोस्तों, अधूरी है। क्योंकि यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन हो चाहिए 2, क्योंकि हमें पता है कि s उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, s उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, और k कक्षा में कितने होते हैं 2। तो मतलब ये पूरी तरह से पूरा नहीं है। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो क्या होता है 1s1। अब हम बात करें हीलियम की, तो हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो जाएगा, हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है दोस्तों 2, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s2। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा 1s2। तो इसकी जो पहली कक्षा है वो भी पूरी है, उसका अष्टक पूरा है, और s उपकक्षा उसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो भी अपना पूरा है। तो जो अब जो एक्स्ट्रा जो मतलब अधिक इलेक्ट्रॉन होंगे, जैसे मान लो किसी परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3 होता, तो उसका जो अगला इलेक्ट्रॉन है, तीसरा इलेक्ट्रॉन, वो किस कक्षा में जाता, दूसरी कक्षा में जाता, और दूसरी कक्षा के s उपकोष में जाता। तो अब हम जैसे कुछ दोस्तों महत्वपूर्ण परमाणु होते हैं जिनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास काफी पूछे जाते हैं, अब उनको हम निकालेंगे। जैसे हम निकालेंगे दोस्तों कैल्शियम का क्या निकालेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो जब कैल्शियम का दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है 20। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा 1s2, 2s2, 2p6, क्या होगा 3s2, 3p6। अब इसके कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 2, 2 4, 6 4 10, 2 12, 12 6, अभी 18 इलेक्ट्रॉन हुए। अभी हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन और हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा 4s2। अब यहाँ पर दोस्तों 3p के बाद आपको पता है तीसरी कक्षा में s होता है, p होता है और d होता है। तो आप सोच रहे होंगे कि 3p के बाद 3d क्यों नहीं आया, 3p के बाद 3d क्यों नहीं आया, सीधे 4 कक्षा का s उपकोष कैसे आ गया। तो दोस्तों आपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाले, पहले आपने आप-बाहु का नियम पढ़ा होगा। आप-बाहु का नियम क्या कहता है, तो जो आप-बाहु का नियम है, आप-बाहु का नियम कहता है कि जब हम इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो जो इलेक्ट्रॉन होगा वो सबसे पहले कम ऊर्जा की कक्षा में भरेगा। क्या होगा, सबसे पहले कम ऊर्जा की कक्षा में भरेगा, उसके बाद अधिक ऊर्जा की कक्षा में जाएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, उसी आप-बाहु के नियम से निकालते हैं। क्या होगा, पहले कम कक्षा की ऊर्जा में भरेगा, फिर अधिक ऊर्जा की कक्षा में भरेगा। तो जो आप-बाहु का दोस्तों नियम था वो क्या था कि ऊर्जाएं जो कम ऊर्जा की वजह से, कम ऊर्जा किसी 1, फिर उसके बाद अधिक ऊर्जा 2, फिर 3, फिर 4, ये क्या हो गए ऊर्जाएं हो गई। आप-बाहु का नियम था जो इलेक्ट्रॉन होगा सबसे पहले कम ऊर्जा के उस कक्षा में भरेगा, कम ऊर्जा की कक्षा से अधिक ऊर्जा की कक्षा में, ऊर्जा की कक्षा में भरता है या भरेगा। तो कम ऊर्जा करके होगा 1s1, तो क्या होगा हमारी 1s1। उसके बाद दूसरी कक्षा क्या है 2s 2p, तो हमारी क्या हो गई 2s2 2p6। फिर तीसरी कक्षा क्या हो गई दोस्तों 3s, यहाँ से शुरू होगी 3s2, फिर 3s2 के बाद 3p 3p6। अब यहाँ पर खत्म हो गई, ये देखिए दोस्तों यहाँ पर ये खत्म हो गई। अब इसका क्या, ये 3d है, लेकिन नई स्टार्ट कहाँ से होगी, यहाँ से। ये वाला जो लाइन है खत्म हो गई यहाँ पर, अब ये स्टार्ट कहाँ से होगी, यहाँ से। तो क्या आएगा 4s के बाद फिर ये आएगा 3d, 3d नहीं आएगा, पहले क्या आएगा, ये 4s आएगा। 3p है, 3p के बाद हम आए यहाँ तक 3p तक, 3p6 हो गया, लेकिन 3p के बाद ये लाइन कहाँ जा रही है 4s के पास जा रही है, तो हम क्या लिखेंगे 4s2। अब 4s2 के बाद ये लाइन क्या हो गई दोस्तों, यहाँ पर खत्म हो गई, फिर नई लाइन से स्टार्ट करेंगे। तो नई लाइन कहाँ पर आएगी 3d, तो 4s2 के बाद क्या आएगा 3d आएगा। तो 4s2 में पहले कम ऊर्जा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन पहले 4s2 में भरेगा, फिर किस में भरेगा 3d में। फिर 3d के बाद आएगा तुम्हारा 4p, क्या आएगा दोस्तों 4p के बाद आएगा 5s के बाद दोस्तों क्या आएगा 4d, फिर 5p, फिर 6s के बाद आएगा दोस्तों अपना 4f के बाद 5d, फिर 6p, फिर 7s, फिर आएगा 5f, 5d, 6d, 7p, उसके बाद 6f, 7d और 7f। इस तरह दोस्तों इलेक्ट्रॉन भरते हैं। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s2। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने क्या हो जाएगा 2। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का दोस्तों कैसे लिखेंगे 2 s और p, इसका अष्टक कितना पूरा 2 8
8 2। तो जो कैल्शियम होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता था? तो 2 8 8 2। इसका जो क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। अब दोस्तों हम निकालेंगे कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो अगर हम कॉपर का दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो कॉपर का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 29। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। कितना? 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 2 20 9 29। ये इसका क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। लेकिन यहाँ पर दोस्तों एक बात ये है देखने वाली, याद रखने वाली, कि कभी भी D4 और D9 हम इस कच्चा दूरी नहीं छोड़ते। क्यों? क्योंकि अगर हमारे D में 4 और D में 9 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो हमारा जो परमाणु होगा वो क्या हो जाएगा? अस्थायी हो जाएगा। बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा? अस्थायी, अस्थायी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? अस्थायी हो जाएगा। तो हमको कॉपर को स्थायी बनाने के लिए क्या करते हैं दोस्तों? s उपकक्षा से एक इलेक्ट्रॉन लेके इसकी कक्षा पूर्ण करते हैं। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकलता है वो क्या निकलता है दोस्तों? 1s2। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकलता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s1। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो दोस्तों ये होता है। क्योंकि हमको क्या इसको क्या बनाना पड़ता है? स्थायी बनाने के लिए, स्थायी बनाने के लिए, वरना ये अनस्टेबल हो जाता है। स्थायी बनाने के क्या करते हैं? ऐसे इलेक्ट्रॉन लेकर डी कक्षा को पूर्ण कर देते हैं। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो क्या होता है? 2 8। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 8 10 1 ये होता है दोस्तों कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको समझ में आई हो, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना आपने सीख लिया हो या आपको समझ में आ गया हो, तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको इसी तरह नई नई वीडियो अपडेट आते रहें और आप नई नई चीज़ों को अच्छे सरल भाषा में सीखते रहें।